जिनको बेसिक सर्विसेज, अब बेसिक सर्विसेज में क्या आएगा वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर हम क्या स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे कि ऐसे लोग जिनको बेसिक सर्विसेज प्रॉपरली नहीं मिल रही है, राइट। यहाँ पे आपको सब नहीं लिखना है, जो मैंने यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है दैट इज द ओनली मेन थिंग। 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ, क्या डिटरमाइन करेगा, पॉवर्टी, और इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं, नंबर ऑफ deprivations for the poor people from the basic services। क्लियर हुआ? ओके, चलिए आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं कि एमपीआई के इंडिकेटर्स कौन से हैं। अब आप लिखना स्टार्ट मत करना, मैं आपको बताऊंगी तभी आपको स्टार्ट करना है। अब इसके जो डायमेंशंस हैं, देखिए 3 डायमेंशंस हैं। अब यहाँ पे ये मैंने पैम्पलेट का थोड़ा कट पेस्ट किया हुआ है, जिसमें मिस्टेक है, मैं आपको बता दे रही हूँ कि क्या मिस्टेक है। यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्टर लिखा हुआ है हेल्थ, हेल्थ के साथ में न्यूट्रिशन लिखा हुआ है, वो न्यूट्रिशन वहां पे नहीं आना चाहिए, वो सामने आना चाहिए चाइल्ड मोर्टेलिटी के साथ। दैट मीन्स जो हमारा फर्स्ट डायमेंशन है दैट इज अ हेल्थ। हेल्थ के अंदर 2 सब कैटेगरीज है, कौन सी, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन। क्लियर हुआ ये पॉइंट मैंने क्या बोला? यस। जब भी आपके हाथ में पैम्पलेट आए आप ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। सेकंड हमारा जो इंडिकेटर है वो है एजुकेशन, जिसमें हम ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड चिल्ड्रन एनरोलमेंट देखने वाले हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग? ईयर ऑफ स्कूलिंग क्या होता है कि भाई आप कितने साल स्कूल जाते हैं। जैसे मेरे घर में 5 फैमिली मेंबर्स है, राइट। 5 फैमिली मेंबर्स में से कितने लोग कितने साल तक स्कूल गए, दैट इज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, आपने उतना कंप्लीट किया है। दूसरा है चिल्ड्रन एनरोलमेंट, मतलब आपके घर में जो बच्चा है वो एक्चुअली कितना अटेंड रहता है, अटेंडेंस देखना है उसका। देखिए आपने एनरोल तो कर लिया, एडमिशन तो कर लिया, पर आप जाते ही नहीं हो, तो यहाँ पे हम अटेंडेंस कंसीडर करने वाले हैं कि कितना वो बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल अटेंड करता है, तभी उसको नॉलेज मिलेगा। सो एजुकेशन में खाली एनरोलमेंट होना जरूरी नहीं है, पर एनरोलमेंट के साथ साथ वो कितना अटेंडेंस है वो बच्चे का, वो भी हमको यहाँ पे कंसीडर करना है। एंड द थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें थर्ड में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 6 इंडिकेटर्स हैं। 6 इंडिकेटर्स में कुकिंग फ्यूल, टॉयलेट एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर मतलब घर, एसेट एंड ओनरशिप। मैं आपको एक एक समझाऊंगी, जस्ट मैं आपको ये ओवरऑल बता रही हूँ कि इसमें इंडिकेटर्स कितने हैं, राइट। सो अब आपको अपनी नोटबुक में हेडिंग देना है डायमेंशंस और इंडिकेटर्स ऑफ एमपीआई। लिखिए डायमेंशंस एंड इंडिकेटर्स ऑफ एमपीआई। उसमें फर्स्ट कॉलम में डायमेंशन में फर्स्ट इंडिकेटर है हेल्थ, फर्स्ट इंडिकेटर है हेल्थ, जिसके सामने आपको लिखना है न्यूट्रिशन कॉमा चाइल्ड मॉर्टेलिटी, न्यूट्रिशन कॉमा चाइल्ड मॉर्टेलिटी। सेकंड इंडिकेटर है हमारा एजुकेशन, जिसमें हम फर्स्ट स्टडी करने वाले हैं ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड सेकंड चिल्ड्रन एनरोल्ड, एनरोल्ड मतलब चाइल्ड स्कूल अटेंडेंस, चाइल्ड स्कूल अटेंडेंस। मेरे से पहले लिखना मत, जो मैं बोलूं वही लिखना, बिकॉज हियर जो आपके स्क्रीन पे है उसमें भी मैं थोड़ा बहुत चेंज करने वाली हूं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, सॉरी। या प्रीवियस स्लाइड पे थर्ड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब मैं आपको बता रही हूँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको कैसे लिखना है। अब 6 इंडिकेटर्स को हमको अगर इजीली याद रखना है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जस्ट आपके नॉलेज के लिए जा रही हूँ। देखो यहाँ पे मैंने पर्पल कलर में एक वर्ड लिखा हुआ है डिफेक्ट, मैंने स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर दिया है, DEFACT। सो डी
stands for drinking water. E stands for electricity. F stands for floor. F stands for floor. A stands for acids. A stands for acids. C stands for cooking fuel. And T stands for टॉयलेट एंड सैनिटेशन, जिसको आप टॉयलेट भी लिख सकते हैं या सैनिटेशन फैसिलिटीज भी लिख सकते हैं, राइट। तो मैं प्रीवियस स्लाइड में वापस जा रही हूं। देखिए आपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लिखा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितने इंडिकेटर्स थे? 6 इंडिकेटर्स थे, मतलब 6 सब पॉइंट्स थे। कुकिंग फ्यूल, टॉयलेट एंड सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोर, एसिड ओनरशिप। इन 6 चीजों को लर्न करने के लिए हमने क्या किया, एक वर्ड लर्न कर लिया, डिफेक्ट, जिसमें ये 6 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। क्लियर हो गया? यस और नो? यहां तक कोई डाउट है? एनीवन? नो मैम, क्लियर हो गया। यस, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको लिखना नहीं है, ये वही चीज है जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में कराई। यहाँ पे टोटल 10 इंडिकेटर्स है। अब मैं 10 क्यों बोल रही हूं इसको? क्योंकि देखिए हेल्थ में आपने 2 लिखे, हेल्थ में आपने लिखा चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन, तो 2 वो। एजुकेशन में आपने लिखा ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एनरोलमेंट, अगेन 2। एंड लिविंग स्टैंडर्ड में आपने लिखे 6 + 2 + 2, तो टोटल कितने हुए? 10 indicators. So the MPI has 10 indicators, 2 for health, 2 for health, 2 for education and 6 for living standard. So 10 का दम, that is 10 indicators. I hope इतना क्लियर है। चलिए सुजल, Yes, ma'am. tell me 2 indicators of health. Nutrition and child mortality. Okay. Nidhi, tell me 2 indicators for education. Years of schooling and second child enrolled, children attendance. Okay, very good. चलिए यहाँ पे कौन है? Let me see the name. Yeah, Heli from Subhanpura. Tell me 6 indicators of living standard. Ma'am, how many? 6. 6 है ना? अभी हमने एक वर्ड किया था। Yes, ma'am. Drinking water, electricity, F for floor, okay. Then A for acids. Then C for, कौन बोलेगा? Zeal. C for cooking fuel. very good. और बाकी बचा T. T stands for Toilet and sanitation. very good. So that means आपको ये जो 10 indicators थे वो पता चल गए। 2 for health, 2 for education, 6 for living standard. अब ये important है, पहले समझना है फिर लिखना है। देखिए in the MPI the 3 dimensions are equally weighted. अब हमारे मेन 3 डायमेंशन कौन से थे? मेन 3 आई एम आस्किंग। यस, अमीशा, टेल मी मेन 3 इंडिकेटर्स। मेन 3 कौन सा है? फर्स्ट कौन सा था? नहीं मालूम मैम। ओहो हो, क्यों नहीं मालूम? अभी तो हमने पढ़ा। चलो कौन बताएगा फर्स्ट? मैम मैं कहने से यस प्लीज, नाम बोलो। हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाँ, नाम बोलो पहले। आशका। ओके, हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। तो टोटल कितने हुए? 3 हुए, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 डायमेंशंस। अब ये 3 डायमेंशन को हमको इक्वली वेट करना है। मतलब इक्वल वेट मतलब 1/3 जाएगा हेल्थ को, 1/3 जाएगा एजुकेशन को, 1/3 जाएगा लिविंग स्टैंडर्ड को। वापस समझना, मैं बता रही हूं यहाँ पे हेल्थ को मिलेगा 1/3,
एजुकेशन को मिलेगा 1/3 एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मिलेगा 1/3। मतलब तीनों जो मेन इंडिकेटर्स है उसको मुझे कितना वेट देना है जय, कितना वेट देना है? इक्वली, विच इज 1/3। अब आप देखिए कि हेल्थ की सब कैटेगरी में कितने थे? हेल्थ के अंदर कितने इंडिकेटर्स थे? 2। अब यहां पे जब मैंने हेल्थ को 1/3 वेट दिया है और उसके अंदर 2 इंडिकेटर्स हैं, तो दैट मींस 1/3 मल्टीप्लाई बाय, मुझे उनको इक्वली 2 को देना पड़ेगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी को भी देना पड़ेगा और न्यूट्रिशन को भी। मतलब मुझे 1/3 को 2 में डिवाइड करना है। और 2 में डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि उसमें से मैं आधा दूंगी न्यूट्रिशन को और आधा दूंगी चाइल्ड मोर्टेलिटी को। सो दैट मींस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो 2 3 जा 6 हुआ, 2 3 जा 6। तो व्हाट विल बी द आंसर? 1/6 विल बी द आंसर। आया समझ में? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल्स टू 1/6 आया। तो दैट मीन्स, एक ही मिनट, यहां पे देखिए ये जो इंडिकेटर्स हैं, ईच डायमेंशन आर इक्वली वेटेड। नाउ ईच इंडिकेटर विद इन द हेल्थ के अंदर कौन था? न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो जिसको मैंने 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 किया तो आंसर क्या आएगा मेरा? 1/6। तो दैट मीन्स मुझे हेल्थ को कितना इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा? 1/6। इसी तरह से एजुकेशन का वेट कितना था? 1/3। अब वो 1/3 को मुझे किस में डिवाइड करना है? अगेन 2 में डिवाइड करना है। क्यों 2 में डिवाइड करना है? 1/3 में से आधा जाएगा ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को और आधा जाएगा चिल्ड्रन एनरोलमेंट को। सो अगेन 1/3 को जब मैं हाफ में डिवाइड करूंगी तो अगेन द आंसर विल बी 1/6। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? हेली, क्लियर हो रहा है? यस बोलो। यस मैम। वेरी गुड, क्लियर हो रहा है तो बहुत अच्छा है। तो देखो एजुकेशन को भी कितना वेट जाएगा? 1/6। तो ये मैंने रेड में लिखा हुआ है। आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि हेल्थ इंडिकेटर जो है उसका वेट कितना है? उसका वेट 1/6 है। क्यों 1/6 है? क्योंकि हमने 1/3 को इक्वली डिवाइड किया 2 इंडिकेटर्स में। इसी तरह से एजुकेशन का भी 1/6 है। अब लिविंग स्टैंडर्ड का कितना होगा? लिविंग स्टैंडर्ड में कितने इंडिकेटर्स थे? ये कितने पॉइंट्स थे? यहाँ पे 6 पॉइंट्स थे, राइट? इसका मतलब 1/3 को मुझे 6 पॉइंट्स में डिवाइड करना है। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो 6 3 जा कितना होता है? 6 3 जा 18, राइट? सो आंसर क्या आएगा? 1/18। तो लिविंग स्टैंडर्ड को कितना वेट जाएगा? 1/18। सो ये आप नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले लिखना है कितना वेट है। सो यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया हुआ है कि कितना वेट देना है ईच डायमेंशन को। सो पहले तो हमको 3 डायमेंशन को इक्वली वेट करना है, फिर एजुकेशन को एंड हेल्थ को दोनों को 1/6 का वेट मिलेगा। मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया, पर कैलकुलेशन अगर आप याद नहीं रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन तो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके समझने के लिए किया है। अगर आप 1/6 का भी रट्टा मार लेंगे तो चलेगा, राइट? सो एजुकेशन को कितना वेट? 1/6 और हेल्थ को कितना वेट? 1/6। लिविंग स्टैंडर्ड को कितना वेट है? 1/18। क्लियर हो गया? अमीशा देखो तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। हाँ, अमीशा ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। आई थिंक आंचल प्रताप नगर, कैमरा ऑन रखो। ओके, साक्षी फ्रॉम प्रताप नगर, साक्षी फ्रॉम प्रताप नगर, नो रेस्पॉन्स। ओके, नो इश्यूज। चलिए, अब ये जो स्लाइड है वो आपको लिखना नहीं है, लिखना नहीं है।
ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको जो टोटल 10 इंडिकेटर्स बताए, वो 10 इंडिकेटर्स क्या है वो बताया हुआ है। तो 10 इंडिकेटर्स में सबसे पहले तो जो हमने हेल्थ का पॉइंट किया था, तो हेल्थ के पॉइंट में हमने न्यूट्रिशन किया था कि भाई जो बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज जो मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं, तो वो बच्चे क्या हो जाते हैं, माल नरिश्ड हो जाते हैं। माल नरिश मतलब अंडरवेट रहते हैं, उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहता। तो यहाँ पे हम ऐसे बच्चे स्टडी करने वाले हैं कि जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन फूड नहीं मिलता। उसी के साथ साथ ऐसे बच्चे जो स्कूल में अटेंड नहीं करते हैं या एनरोल नहीं करते हैं। फिर चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट मतलब जो ऐसी कोई फैमिली जिसमें 5 साल कंप्लीट करने से पहले ही बच्चे मर जाते हैं। ऐसी हाउसहोल्ड या ऐसी फैमिली जिनको प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज, कुकिंग एंड फ्यूल या बेसिक मॉडर्न एसिड्स, जैसे कि घर में टीवी होना चाहिए, टेलीफोन होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, बाइक होना चाहिए, मोटर बाइक होना चाहिए, तो वो भी उनके पास नहीं है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एसिड्स जो हमने लिखा लिविंग स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझना क्या है कि देखो, पहले हम ऐसा बोलते थे कि भाई जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान इज इनफ, पर आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच के देखो तो अगर मैं खाली आपको दाल रोटी दे दूं और रहने के लिए घर दे दूं तो चलेगा? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मुझे बाइक भी इंपॉर्टेंट लगती है, मेरे पास टू व्हीलर होना भी जरूरी है। क्यों टू व्हीलर होना जरूरी है? भाई देखो, मैं जॉब करती हूँ, कमाने के लिए जाती हूँ, बहुत दूर जाना पड़ता है, तो वो भी एक मेरा नेसेसिटी है कि मुझे अपना पर्सनल व्हीकल होना चाहिए। टेलीविजन और टीवी जो है वो रिफ्रेशमेंट कर, मैं पूरा दिन काम करके आती हूँ, अगर मुझे रिफ्रेशमेंट नहीं मिलेगा तो मैं कैसे काम करूंगी? तो ये भी अभी सब जो एसेट्स है ना, वो एक बेसिक नेसेसिटी बन गए हैं। आप एक सब्जी वाले के घर में भी देखोगे ना, तो उसके पास भी आपसे शायद ज्यादा महंगा मोबाइल हो सकता है, आपके घर से ज्यादा महंगी टीवी हो सकती है, राइट? आपसे घर से ज्यादा गोल्ड भी हो सकता है उसके। तो एवरीथिंग इज बेसिक नाउ। रोटी, कपड़ा, मकान अभी सिर्फ बेसिक नहीं रहा है, हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में यही स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिक मॉडर्न एसिड्स होने चाहिए और उसी के साथ साथ प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। देखिए, अब पंखा भी मेरी नेसेसिटी है। आप मुझे ऐसा नहीं बोल सकते कि तेरे घर में पंखा नहीं हो। पंखा क्या, एसी भी नेसेसिटी है। एसी भी अभी नेसेसिटी है कि आपको अगर पूरा प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ काम करना है तो वो भी एक बेसिक नेसेसिटी में आ गया है। तो यहाँ पे ये 10 इंडिकेटर्स यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ये सब जो 10 इंडिकेटर्स हैं, अगर कोई बंदा इन 10 चीजों से डिप्राइव्ड है तो वो भी पुअर ही है। अगर मेरे घर में पंखा नहीं है तो मैं भी पुअर ही हूं। अगर मेरे घर में पर्सनल व्हीकल नहीं है तो मैं भी पुअर की कैटेगरी में आती हूँ। दैट इज व्हाट दिस इंडेक्स इज ट्राइंग टू से। सो ये 10 इंडिकेटर्स का सिर्फ मीनिंग बताया हुआ है, आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा, राइट? आपको अगर चाहिए तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पर इतना नेसेसरी नहीं है, राइट? कैन आई चेंज द स्लाइड नाउ? यस और नो? झील? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या है? सो राइट डाउन, गिव द हेडिंग फॉर्मूला। अब डायरेक्टली हम जाएंगे पहले फॉर्मूला पे, फिर हम समझेंगे। देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि ईच डायमेंशन इक्वली वेटेड। सो जो मैंने आपको बता दिया 1/3 सबको इक्वली वेट जाएगा। अब इसका फॉर्मूला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इक्वल्स टू H मल्टीप्लाई बाय A। अब H क्या है? H मतलब percentage of people who are multidimensionally poor। percentage of people, ये पूरा लिखना है, हाँ आपको पूरा। percentage of people who are multidimensionally poor। अब आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने HQ लिखा हुआ है। यहाँ पे H stands for head count ratio, इसीलिए उन्होंने H लिखा हुआ है यहाँ पे। H मतलब हेड काउंट रेशियो, जिसको आप बोलते हैं परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर मल्टी डायमेंशनली पुअर, दैट मीन्स हेड काउंट रेशियो। और A stands for एवरेज इंटेंसिटी ऑफ MPI, एवरेज इंटेंसिटी ऑफ MPI। अब इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करना है, अज्यूम करना है, आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, मैं ऐसे अज्यूम करना है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम अ डॉक्टर, मेरा अपना खुद का क्लिनिक है, और अगर मैं आपको बोलती हूँ कि इन माय हॉस्पिटल देयर आर 500 पेशेंट्स एडमिटेड, क्या बोला मैंने, मेरी हॉस्पिटल में 500 लोग एडमिट है। अब 500 लोगों में से 300 लोग जो हैं वो कोरोना की वजह से एडमिट है। 500 में से 300 लोग कोरोना की वजह से एडमिट है और बाकी 200 ऐसे ही हैं। तो जब मैं आपको पूछूं हेड काउंट रेशो H, अगर मैं आपको पूछती हूं व्हाट इज द H फॉर कोविड-19 पेशेंट, तो व्हाट विल बी द आंसर? कोविड-19 पेशेंट्स मतलब हेड काउंट रेशो उनका कितना बताया मैंने, 500 में से कितने कोविड की वजह से एडमिट थे, कितना 300. बताया? 300। तो 300 इज अ हेड काउंट रेशो, मतलब मैंने ऐसे काउंट किया है 1 2 3 4 ऐसे 300 तक मैंने काउंटिंग किया है कि 300 लोग मेरी हॉस्पिटल में कोविड की वजह से एडमिट है। सो वो है मेरा H, जितने मेरे कोविड पेशेंट्स हैं। अब A मतलब एवरेज, मैंने आपको क्या बोला, टोटल पेशेंट्स कितने थे, टोटल पेशेंट्स 500, उसमें से कोविड की वजह से कितने थे, 300। तो इसका मुझे एवरेज निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, एवरेज 300 डिवाइडेड बाय 500, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट इज 500, आउट ऑफ दैट 300 मेरा कितना हुआ कोविड का, तो 300 डिवाइडेड बाय 500, सो आपका एवरेज कितना आया 0.6। तो आप मुझे ऐसा भी आंसर दे सकते हो कि भाई मेरी हॉस्पिटल में एवरेज 0.6% पेशेंट ऐसे हैं जो कोविड की वजह से एडमिट है। तो यहाँ पे जब मैं आपको पूछती हूँ हेड काउंट रेशो में आप मुझे क्या बता रहे हैं, इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब नंबर ऑफ पुअर पीपल, इंसिडेंस मतलब नंबर, जो मैंने आपको बताया 300। और जब मैं आपको बोलती हूँ एवरेज क्या है तो आप मुझे बोलते हो 0.6। डिफरेंस क्लियर हुआ क्या है, इंसिडेंस मतलब हेड काउंट रेशो एंड इंटेंसिटी मतलब एवरेज। तो ये आपको याद रखना है। देखिए मैंने यहाँ पे लास्ट लाइन पे डायरेक्ट जाइए, MPI इक्वल्स टू H मल्टीप्लाई बाय A। H इज अ हेड काउंट रेशो, हेड काउंट रेशो क्या बताता है, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, एंड एवरेज क्या बताता है, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। तो ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है। मैं आपको ऐसा पूछ सकती हूं कि अगर मुझे इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी चेक करना है तो मुझे क्या कैलकुलेट करना चाहिए, हेड काउंट रेशो करना चाहिए। अगर मुझे इंटेंसिटी देखनी है तो मुझे एवरेज निकालना चाहिए। क्लियर हुआ? इंटेंसिटी चेक करने के लिए एवरेज काम आता है, इंसिडेंस देखने के लिए हेड काउंट रेशो काम आता है। सो दैट इज MPI इक्वल्स टू H मल्टीप्लाई बाय A, इंसिडेंस मल्टीप्लाई बाय इंटेंसिटी। एम आई क्लियर? ये सब आपको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा हुआ था। क्लियर हो रहा है? यस और नो? आज आशका पटेल, फिर हाँ वेरी गुड, निधि ने हाँ बोला। देखो अमीषा का मैं चेक कर रही हूँ। हाँ आज देखो आंचल थी कल, आई एम श्योर, है ना आंचल, है ना, तुम थे ना कल, मैंने बोला था कैमरा ऑन रखना। हाँ मुझे और अमीषा को। हाँ वेरी गुड। चलो आंचल समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके चलिए ये नेक्स्ट स्लाइड पे हम पहुंचे कि कैलकुलेशन मतलब जब आपने MPI कैलकुलेट कर लिया और आपको उसका आंसर भी मिल गया, तो वो आंसर में से आप इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे। तो इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि आंसर किससे कम आएगा, किससे ज्यादा आएगा या किससे इक्वल आएगा, तो हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे। जैसे आपको याद हो तो हमने ऐसा ही कौन सा किया था आंसर, जिसमें मैंने आपको बताया था डेवलप्ड कंट्रीज का इंटरप्रिटेशन, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट, जिसमें हमने फॉर्मूला के साथ कैलकुलेशन किया था और फिर आंसर को देखते हुए मैंने आपको बताया था कि लो डेवलपमेंट है कि मीडियम डेवलपमेंट है कि हाई डेवलपमेंट है।
हमने ऐसी कैटेगरी बनाई थी, तो यहाँ पे भी ऐसा ही करना है आपको। ये जस्ट क्विकली नोट डाउन करना है। अगर आपका आंसर फर्स्ट देखिए पॉजिटिव बट लेस देन 1/5, अगर मेरा आंसर पॉजिटिव है बट लेस देन 1/5 है, तो मैं उसको कौन सी कैटेगरी में डालूंगी? मैं वो पर्टिकुलर फैमिली को बोलूंगी कि वो लोग डिप्राइव्ड हैं पर एमपीआई के नियर नहीं है। डिप्राइव्ड है मतलब उनको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, वो सही है, वो डिप्राइव्ड है, पर फिर भी वो मल्टी डायमेंशनली पुअर नहीं है। क्यों मल्टी डायमेंशनली पुअर नहीं है? क्योंकि आपका आंसर पॉजिटिव है और लेस देन 1/5 है। तो जब मेरा आंसर लेस देन 1/5 होगा तो मैं क्या इंटरप्रेट करूंगी कि वो पर्टिकुलर फैमिली डिप्राइव्ड है पर एमपीआई पुअर नहीं है, उसके आसपास भी नहीं है, इफ द आंसर इज लेस देन 1/5। सेकंड देखिए, अगर आपका स्कोर आता है 1/5, एग्जैक्ट 1/5 या उससे ज्यादा आता है, 1/5 मतलब 1/6, 1/7, 1/8, ऐसा अगर मेरा आंसर आता है तो मैं क्या इंटरप्रेट करूंगी कि ये पर्टिकुलर फैमिली दैट इज नियर टू एमपीआई पुअर, मतलब मल्टी डायमेंशनली पुअर के आसपास है, आसपास है, नियर है, क्लोज है, 100% है नहीं पर थोड़े आजू बाजू में है। अगर आपका स्कोर आता है 1/3 और मोर, अगर आपका स्कोर आता है 1/3 और मोर, दैट मीन्स वो फैमिली मल्टी डायमेंशनली पुअर है। कब होता है? जब मेरा आंसर 1/3 या उससे ज्यादा, अब उससे ज्यादा मतलब 1/3 और 1/5 के बीच में ही होगा, क्योंकि 1/5 ऊपर है तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो 1/3 या 1/5 के बीच में ही होगा। सो दैट इज मल्टी डायमेंशनली पुअर है। एंड लास्ट इज यस, अक्षा खान, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस मैम। हाँ प्लीज आस्क। मैम वो जो डिप्राइव्ड बट नॉट नियर एमपीआई पुअर है, तो हाँ। उनका लेस देन 1/5 है, तो वो तो फिर एमपीआई पुअर वाली कैटेगरी में आएगा ना, क्योंकि नहीं। 1/3 और 1/5 की रेंज में। नहीं, यहाँ पे आप देखिए, एक ही मिनट, मैं जस्ट ये स्क्रीन चेंज कर दूं। हाँ देखिए, यहाँ पे डिप्राइव बट मल्टी डायमेंशनली पुअर नहीं है। हमारा वेट कितना दिया हुआ था? हमने वेट कितना दिया हुआ था हेल्थ को और उसको, हेल्थ और एजुकेशन? 1/3, पर 1/3 को भी हमने डिवाइड किया था 1/6। 1/6 में किया था। अब 1/6 में हमारा पॉजिटिव आंसर आ रहा है। अब 1/6 में अगर तुम्हारे 1/5 के आसपास आ रहा है तो वो पुअर कहाँ से हो सकता है? मतलब मल्टी टाइम में 1/6 में से 1/5 तो आ गया, मतलब अच्छा ही है ना, डिप्राइव्ड है, 1% डिप्राइव्ड है, पर फिर भी 6 में से उसको अगर 5 नंबर आए तो खाली एक ही डिप्राइव्ड हुआ ना। तो मल्टी डायमेंशनली पुअर नहीं है, पर कोई एक चीज से वो डिप्राइव्ड है। आर यू गेटिंग इट? या यस। वो वेट कंपेयर करना है हमको। ओके चलिए, लास्ट क्या था? सीवियरली एमपीआई। अब सीवियरली मतलब क्या? टोटल कितने इंडिकेटर्स थे हमारे? टोटल नंबर बोलना, टोटल 10। अब 10 में से 1/2 मतलब 10 चीजों में से उसके पास खाली 2 ही चीजें हैं, तो दैट मीन्स वो तो सीवियरली एमपीआई हुआ, सीवियरली मल्टी डायमेंशनली पुअर हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या चेक कर रही हूँ कि मेरे पास जो 10 इंडिकेटर्स मुझे बताए गए हैं वो 10 इंडिकेटर्स में से मुझे कितना मिल रहा है। अगर 6-7 इंडिकेटर्स भी मेरे फेवर में है, 2-3 नहीं है, तो मैं या तो आजू बाजू हूँ या तो नहीं हूँ। पर अगर 10 में से मुझे 8 चीजें नहीं मिल रही है तो मैं सीवियरली एमपीआई की कैटेगरी में आती हूँ। सो इस तरह से ये स्कोर शीट, जैसे आप रिपोर्ट कार्ड आपका बनता है कि भाई A+ आएगा तो आप एक्सीलेंट में जाओगे, फिर A आएगा तो वेरी गुड में जाओगे, उसी तरह से ये आपके सामने स्कोर शीट रखा गया है कि कब आपको उसको पुअर बोलना है, कब आपको नहीं बोलना है, कब, उसी तरह से स्कोर शीट बताया हुआ है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई मैडम आपने स्कोर शीट तो बताया है, पर क्या हमको कैलकुलेशन करना है? बड़ी खुशी की बात है, कैलकुलेशन नहीं करना है।
एग्जाम्पल नहीं करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आने के चांसेस हैं ये स्कोर शीट में। स्कोर शीट में मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐसा एमसीक्यू पूछ लिया कि इफ एमपीआई इज equal to 1/3, the family is near MPI poor, MPI poor, severely MPI poor, deprived but not nearly poor। आप 4 ऑप्शंस में से स्कोर शीट को देखिए और उस हिसाब से अपना आंसर सिलेक्ट कीजिए। सो एमसीक्यू के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ ये फिगर्स पता होने चाहिए, नथिंग एल्स। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके चलिए, अब ये आपको ज्यादा टेंशन मुझे देना नहीं है। हाँ, अब आपको सबसे पहले तो मेरे पास काफी टाइम है अभी भी। अक्षा खान अपना नोटबुक दिखाओ। अक्षा खान स्टार्टिंग से, हाँ स्टार्टिंग से जहां से तुमने आईईपी लिखना स्टार्ट किया है, मुझे सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स बताना। टॉपिक्स बोलते जाओ अक्षा, कौन से पेज पे हो, बिकॉज सब इतना नहीं देख पाएंगे। पहले से आईईपीबी का सबसे पहला पेज, फर्स्ट टॉपिक। मैम मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके फिर उसमें इनकम एंड नॉन इनकम इंडिकेटर्स। ओके फिर टर्म्स आरएनआई, ओके आरपीसीआई एंड पीक्यूएलआई। पीक्यूएलआई ओके। नेक्स्ट। यस, देन पीक्यूएलआई नॉन इनकम इंडिकेटर के बारे में हमने हमें फिर टॉपिक्स चाहिए जस्ट। हाँ ओके, पीक्यूएलआई के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ। coefficient of correlation in PQLI. यस Then measurement of human development, old method and new method. वेट, हाँ यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओल्ड मेथड एंड न्यू मेथड। ओके, उसके बाद बोलो। उसके बाद SDI indicators and dimension. HDI Yes. ओके Then formula. Then interpretation. Then SDI का new method. Formula. और उसके examples. ओके अब जितने भी बच्चों ने अक्षा खान को सुना, उसमें से कोई ऐसा बच्चा है कि जिसको लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने अटेंड नहीं किया, मुझे नहीं पता है, ऐसा कोई बच्चा है जिसका कैमरा ऑन नहीं है? प्लीज उनसे भी पूछ रही हूं मैं। ऐसा कोई बच्चा है कि ये जो सब टॉपिक अक्षा ने हमको बताए, ऐसा कोई टॉपिक आपका मिस हो गया हो, आपको नहीं पता हो? ओके, सो आई अज्यूम दैट आपने इतना सब अटेंड किया है। अब हमारा हो रहा है समरी। अब समरी में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको हिंट्स दूंगी और हिंट्स पे आपको कैसे काम करना है वो मैं बताऊंगी। अब सब लोग एक नए पेज पे जाइए और नए पेज में आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। टेक अ न्यू पेज एंड मेक 4 कॉलम्स। उसमें सबसे पहला कॉलम आपको बनाना है बेसिस। उसके बाद दूसरा कॉलम आपको बनाना है HDI। सेकंड कॉलम इज फॉर HDI। थर्ड कॉलम इज HPI। Third column HPI and fourth column is MPI। आपको मैं 1 मिनट दे रही हूं। आई होप सब साथ में कॉलम्स बना रहे हैं। यस और नो? बनाए सबने कॉलम? कृति Yes, ma'am. बन गए कॉलम्स? Yes. प्रथम फ्रॉम सुभानपुरा कॉलम्स बन गए? प्रथम
स्वाति फ्रॉम सुभानपुरा, यस मैम। कॉलम्स बन गए बेटा? यस मैम। चलो अपना कैमरा ऑन करो, देखूं मैं ये स्वाति कौन है। ओके, अब आपका टेस्ट होने वाला है। अब टेस्ट क्या होगा? सबसे पहले बेसिस के कॉलम में लिखना है आपको ईयर। हेडिंग दीजिए, फर्स्ट पॉइंट ईयर। अब मुझे कौन बताएगा कि सबसे पहले हमने लिखा है HDI कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? कौन बताएगा? HDI कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? आयुष, यस आयुष। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। 1990। 1919 तो लिखिए वहां पे, सिर्फ और सिर्फ आपको ईयर लिखना है फर्स्ट कॉलम में 1990। चलो उसके बाद HPI कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? कौन बताएगा HPI का ईयर? सुजल, यस सुजल। 1997। वेरी गुड। लिखिए सेकंड कॉलम में 1997। ओके, MPI कौन बताएगा? MPI कौन बताएगा? 2010। 2010 झील ने बताया, वेरी गुड। ओके, सो सबसे पहले कॉलम में हमने तीनों का कंपैरिजन किया और उसमें 1990 में, फिर 1997 एंड फिर 2010। चलिए सेकंड पॉइंट इन द बेसिस कॉलम, आप मुझे बताइए कि HDI क्या डिटरमाइन करता है? जस्ट अ मिनट, आई विल, अभी आपको समझ में आया कि नहीं, जस्ट मैं आपको, यस, कैन यू सी दिस ऑन योर स्क्रीन? देखिए ईयर आपने खुद बताया HDI का 1990, 1997 एंड 2010। इस तरह से हमको कंपैरिजन करना है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, डिटरमाइन। HDI क्या डिटरमाइन करता है? एवरेज अचीवमेंट ऑफ द कंट्री। एवरेज अचीवमेंट मतलब हमारी कंट्री ने कितनी चीजें हासिल कर ली है, वो अगर आपको देखना है कि कितना डेवलपमेंट हो गया है, क्या हमारे अचीवमेंट्स हैं, तो अचीवमेंट्स को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? HDI कैलकुलेट करना पड़ता है। इसी तरह से HPI क्या डिटरमाइन करता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। ये हमने किया था कि अगर आपको कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेक करना है तो आपको HPI कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसी तरह से MPI क्या डिटरमाइन करता है? तो MPI डिटरमाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है कि भाई जो भी हमारे बेसिक सर्विसेज, जो हमने अभी 10 इंडिकेटर्स डिस्कस किए, वो 10 इंडिकेटर्स को डिटरमाइन करते हुए डिफरेंट फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, वहां से हम पॉवर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो डिटरमाइंस पॉवर्टी बाय यूजिंग डिफरेंट फैक्टर्स। ये डिफरेंट फैक्टर्स का शॉर्ट फॉर्म क्या था? डिफरेंट फैक्टर्स में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में शॉर्ट फॉर्म क्या था? डिफेक्ट। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। थर्ड पॉइंट देखिए कि ये तीनों इंडेक्स क्या मेजर करते हैं। तो बेसिस में ये चीज आपको पैम्पलेट में नहीं मिलेगी, पर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको करने हैं या लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए, ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। मेजरमेंट, तो HDI क्या मेजर करता है? एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट, कि आपकी कंट्री में कितनी हद तक डेवलपमेंट हुआ है, वो आपको HDI से पता चलेगा। HPI से क्या पता चलता है? आपकी कंट्री में कितना पॉवर्टी है, सो दैट इज एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी अगर चेक करना है तो HPI। और इसी तरह से नंबर ऑफ पुअर पीपल हु आर डिप्राइव्ड मतलब जो 10 इंडिकेटर्स थे, वो 10 इंडिकेटर्स में कितने नंबर ऑफ पीपल डिप्राइव्ड हैं, वो अगर चेक करना है तो MPI। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। मैं रिवीजन ही करा रही हूँ, मैंने जितना पढ़ाया, इसीलिए मैंने अक्षय को बताया कि भाई आप
जितना भी हमने किया है हम उसी का रिवीजन कर रहे हैं अभी, राइट? ओके, कैन आई चेंज द स्लाइड नाउ? आई थिंक टुडे खुशबू इज एब्सेंट. खुशबू एब्सेंट, या बाकी उसका काफी सारा रेस्पॉन्स रहता है, राइट? देखिए आप है ना मैडम से ऐसे इंटरेक्ट करते हैं ना तो मैडम को भी पता चलता है कि यार ये बच्चा आज मिसिंग है. सो लेट्स टॉक मोर, इंटरेक्ट मोर इन द क्लास. कि आप अगर नहीं हो तो टीचर को ऐसे एहसास हो जाना चाहिए कि यार मेरा बच्चा मिसिंग है, राइट? ओके, चलिए अब आगे आपको लिखना नहीं है, आगे आपका होमवर्क है. क्यों होमवर्क दे रही हूं मैं आपको? क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप थोड़े पन्ने घुमाएं और खुद रिसर्च करें, राइट? तो आप जस्ट देख लीजिए, यहां पे मैंने फर्स्ट इंडिकेटर, तो फर्स्ट इंडिकेटर कौन सा था? HDI में लाइफ एक्सपेक्टेंसी था. HPI में कौन सा था? द पीपल हु डाई बिफोर 40 इन HPI 1, पीपल हु डाई बिफोर 60 HPI 2. और हेल्थ में फर्स्ट इंडिकेटर में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट एंड न्यूट्रिशन, जो हमने आज डिस्कस किया. तो वो इन तीनों का फर्स्ट इंडिकेटर मैंने बेसिस में लिखा हुआ है. इसी तरह से मैंने सेकंड इंडिकेटर जो एजुकेशन था, तो HDI में हमने ALR और CER किया था. व्हाट इज ALR? एडल्ट लिटरेसी रेट. और CER combined enrollment ratio. combined enrollment ratio. What is MYS? Mean years of schooling. Very good. EYS? Expected years of Expected. तो देखिए मैंने यहाँ पे वही इंडिकेटर्स जो हमारा ओल्ड HDI था उसमें हमने ALR पढ़ा था जिसको हम 2/3 वेट दे रहे थे, CER किया था जिसमें हमने 1/3. इसी तरह से न्यू HDI में MYS और EYS. HPI में हमने एजुकेशन में कौन सी चीज को इंपॉर्टेंस दिया था? एडल्ट इलिटरेसी रेट. इलिटरेसी मैंने कल, हाँ मैम ये जो लैकिंग फंक्शनल हाँ बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया. मैं अभी वही रियलाइज कर रही थी कि एंटर मारना भूल गई होंगी तो वहां पे चला गया है. दिस इज माय मिस्टेक. ये लैकिंग फंक्शनल लिटरेसी स्किल जो था वो डेवलप्ड कंट्रीज का HPI 2 का पार्ट था, राइट? तो प्लीज आप यहाँ पे ये कट कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट मत लेना, बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे. ये आपको खुद करना है, मैं सिर्फ आपको ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ कि कैसे कंप्लीट करना है. तो ये जो एडल्ट इलिटरेसी था वो HPI 1 का पार्ट था. लैकिंग फंक्शनल लिटरेसी स्किल जो था वो HPI 2 का. तो अभी आप मुझे बताइए, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है MPI में एजुकेशन में क्या आना चाहिए. आज ही हमने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा, बताओ कौन बताएगा? Children enrolled. Very good. Children enrolled and years of schooling, that is yes. ये जो दो इंडिकेटर्स हमने एजुकेशन में किए, सो वो आपको यहाँ पे लिखनी है MPI. चलिए थर्ड इंडिकेटर कौन सा था HDI में? ओल्ड में था रियल GDP पर कैपिटल, न्यू में था ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल. इसी तरह से डेवलपिंग कंट्री में क्या किया था? परसेंटेज, PER मतलब परसेंटेज लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ पीपल नॉट यूजिंग. सॉरी, किसी ने कुछ पूछा? हाँ मुझे हाँ हाँ ये प्लीज माइक म्यूट कर दो. अगर बिल्कुल डिसेंटली बात नहीं करनी है तो प्लीज लीव द क्लास. दीज थिंग्स अगर अच्छे से बात करनी है तो ठीक है, बाकी क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए. जो भी है प्लीज माइक म्यूट कीजिए, अदरवाइज यू लीव द क्लास, राइट? ओके चलिए, डेवलपिंग में हमने क्या पढ़ा था? परसेंटेज ऑफ पीपल नॉट यूजिंग इंप्रूव्ड वाटर फैसिलिटीज एंड परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर अंडरवेट. इसी तरह से डेवलप्ड कंट्री में परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन. MPI में हमने लिविंग स्टैंडर्ड में 6, जो मैंने यहाँ पे डिफेक्ट करके लिखा हुआ है, 6 इंडिकेटर्स. अब फोर्थ इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं तो HDI में फोर्थ इंडिकेटर नहीं था, HPI में फोर्थ इंडिकेटर नहीं था, MPI में फोर्थ इंडिकेटर अगर आपको याद हो तो कल हमने किया था सोशल एक्सक्लूजन, जिसका मैंने आपको मतलब भी बताया था. व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन? रेट ऑफ लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट. तो मैंने क्या किया है, जस्ट 4 हाँ अक्षा बोलो. मैम ये भी HPI में आएगा ना, आपने MPI में लिखा है.
सोशल एक्सक्लूजन। यस यस, सॉरी, ये जो HPI का सोशल एक्सक्लूजन है वो यहाँ पे आना चाहिए। HPI 2 का जो पार्ट था, राइट, डेवलप्ड कंट्रीज में था, राइट, तो प्लीज यहाँ पे आप शिफ्ट कर लेना, दैट इज अ फोर्थ इंडिकेटर। तो इस तरह से मैंने क्या किया, जस्ट डिफरेंस में मैंने फर्स्ट इंडिकेटर, सेकंड इंडिकेटर, थर्ड इंडिकेटर और फोर्थ इंडिकेटर डिफरेंस में, तो आप ये होमवर्क में कर लेना। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कि कौन सी कंट्रीज के लिए एप्लीकेबल है। तो HDI हमने कॉमन फॉर ऑल कंट्रीज, जिसमें हमने डेवलपिंग और डेवलप को अलग नहीं किया था। HDI कैलकुलेट करना है तो चाहे डेवलप कंट्री है कि डेवलपिंग कंट्री है, कॉमन फॉर्मूला, कॉमन इंडेक्स। इसी तरह से HPI हमने डिफरेंटली किया था, HPI 1 और HPI 2, जो हमने डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज के लिए अलग अलग किया था। MPI के लिए हमने डिफरेंटली नहीं किया है, कॉमन फॉर ऑल दी कंट्रीज। तो अगर आपको बेसिस याद रखना है तो बेसिस आप मेरे सामने नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको याद आना चाहिए कि हमको क्या लिखना है। फर्स्ट इंडिकेटर, सेकंड इंडिकेटर, थर्ड इंडिकेटर, फोर्थ इंडिकेटर, फिर कंट्रीज, और उसके बाद लास्ट पॉइंट फॉर्मूला। सभी का फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है, ये आपको खुद लिखना है। HDI ओल्ड का फॉर्मूला, HDI न्यू का फॉर्मूला, इसी तरह से HPI 1 का फॉर्मूला, HPI 2 का फॉर्मूला, और MPI का फॉर्मूला आज ही हमने जो किया था H × A, वो यहाँ पे। तो इस तरह से अगर आपको कंपैरिजन पता है तो आप MCQs इजीली कर सकते हैं, राइट। एक बार जस्ट मैं क्विकली ईयर किया, डिटर्मिनेशन, मेजर, ऑल 4 इंडिकेटर्स, कौन सी कंट्रीज पे एप्लीकेबल है, और फॉर्मूला, राइट। नाउ एनी डाउट्स, किसी को भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नो मैम। वेरी गुड, चलो नो आता है तो मैडम भी बहुत खुश हो जाती है, राइट। अभी मैंने ये आपको बताया कि मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं देना है। अगर आप यही डिफरेंस जो मैंने अभी आपको लिखवाया वो पैम्पलेट में अगर आप देखेंगे तो इस तरह से बेसिस के बिना है, बेसिस मैंने आपको खुद लिखवाया है, देखिए ये बेसिस के बिना लिखा हुआ है। पैम्पलेट में आपको इस तरह से ये चीज मिलेगी, जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। और पैम्पलेट में से अगर आपको ये नहीं करना है तो डायरेक्टली आपने ये जो समरी किया उस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ये मेरा थोड़ा मिस्टेक था तो आप अपने हिसाब से कर लेना। ओके, सो इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कुछ बोलना नहीं है, सो आई एम डन फॉर टुडे। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टुडे, आज के स्केड्यूल के हिसाब से आज मेरा वीडियो लेक्चर अपलोड होना चाहिए। IEP में अगर आपने स्केड्यूल देखा हो पर नहीं होगा, राइट। वो वीडियो लेक्चर में थोड़ा अभी भी बाकी है कुछ, इसलिए आज वो अपलोड नहीं हो सकता, वो आपको करना है कल, राइट। कौन सा टॉपिक था, किसी ने देखा है कौन सा वीडियो लेक्चर अपलोड होने वाला? नहीं मैडम आप क्या पूछ रहे हैं, हम देखते ही नहीं है स्केड्यूल। जस्ट 8 बजे लेक्चर होता है तो 5 मिनट पहले हम स्केड्यूल देखते हैं कि भाई कौन सी मैडम अपनी शक्ल दिखाने वाले हैं, है ना। चलिए मैम एक्चुअली में उसमें लिखा नहीं है शेड्यूल में कोई टॉपिक, लेक्चर 3 लिखा है। हाँ, तो बस वही पूछ रही थी ना कि भाई लेक्चर 3 भी पता है, वो भी बहुत अच्छा है, मतलब आपको नंबर पता है ना, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, राइट। सो लेक्चर 3 आज अपलोड नहीं होगा, वो कल होगा। आप अपने हिसाब से कभी भी थोड़ा देख लेना, बिकॉज आई हैव सम मेडिकल इमरजेंसीज टुडे, तो देन आई विल नॉट बी एबल टू अपलोड, राइट। तो आप जस्ट मैसेज पास ऑन कर देना, ऐसे तो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी। ओके, अब सैटरडे के लिए मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट क्लास हम सैटरडे मिलने वाले हैं, पर सैटरडे हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? एमई। तो एमई के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करके रखना है? पिछले टॉप वीडियो लेक्चर्स देख के रखने हैं। हाँ, तो वीडियो लेक्चर्स देख के रखना, क्योंकि मैं वहां पे थोड़ा बहुत जितने भी वीडियो लेक्चर्स हो गए हैं उनका रिवीजन, डाउट सॉल्विंग और MCQ वो सेशन है हमारा। अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप मेरे को डाउट भी नहीं पूछ पाएंगे। सो दिस सैटरडे का सेशन है स्पेशली, आपने जो भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद 2 अप्रोचेस देखे होंगे कार्डिनल ऑर्डिनल के हिसाब से, वो उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो पहले आप डाउट करना, कुछ कुछ कंसेप्ट मैं ले लूंगी और फिर MCQ किस तरह से जाएंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यू शुड अटेंड सैटरडे सेशन विदाउट फेल, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बट द कंडीशन इज
you have to watch video lectures. अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा तो you will be totally blank. आप मैडम की शक्ल ही देखते रहेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, right? So please do that. चलिए, anything else? Otherwise I will end the session here. Thank you. Bye all. Amisha and Achal, very good. आज आपका throughout the video on रहा. स्वाति को मैंने बोला था कि भाई वीडियो ऑन करो, पर उसने एक भी बार नहीं किया. चलिए, मैं यहाँ पे शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ. Okay, anyone else who want to say anything? No one. So bye bye. 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 ma'am. Bye. Bye.